दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 44 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम उसके आगे देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो दीवान बंद खानी यानी कि गुलामों का एक विभाग था जो कि फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने शुरू किया था, तो ये पहला सही है। दीवान मुस्तखराज जो कि भू राजस्व विभाग होता है का भू राजस्व विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और दीवान कोही यानी कि कृषि विभाग था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और दीवान अर्ज यानी कि सैन्य विभाग जो कि बलबन ने शुरू किया था। तो जिसमें ऑप्शन ए होगा वही सही होगा। निर्देश, निम्न प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। निर्देश, इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो ए और आर दोनों ही सही है, तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। हम जानते हैं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर द्वारा राणा सांगा पराजित हुआ था। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था जिसमें बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। तो जिसमें ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नीचे दिए गए मानचित्र में छायित क्षेत्र दिखाता है, तो ये शाहजहाँ का साम्राज्य था। तो आप देख सकते हैं शाहजहाँ का साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद, इन्होंने अपने भक्ति के प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, रामानंद को। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। तो बलबन ने नहीं की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बलबन ने नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा नहीं बैठे थे, उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक बैठे थे। और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो ऑप्शन डी सही होगा, जिसे दीवाने बंद कहानी कहते हैं, अभी हमने देखा। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदकशा में एक मित्र शासक को लाना, ताकि वहाँ की जो कबीलाई विद्रोह है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण आर, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। उपरोक्त प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो ये सही था क्योंकि एक प्लेग चल रहा था, प्लेग फैल गया था, उसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक 2 साल के लिए दिल्ली छोड़कर स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था, जो कि कन्नौज के निकट था। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के कानून या अपने स्वयं के नियम भी बना दिए थे, इसलिए बर्नी ने वास्तव में इसे इस्लामी कानून नहीं माना। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सर हिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। नहीं, जो सूफी संत जो शेख अहमद सर हिंदी थे वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा, शेख नज़ीरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये सही है।
औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था? नहीं। भारत में सूफियों की काजी पद्धति का सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो ऑप्शन जो डी होगा कि 2 और 4 ये सही होंगे। इसमें निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न 54 से 57 तक। निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो ये कूट दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन है 57 तक। सम्राट अकबर ने 1581 में ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। तो ये कथन ए तो सही है। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो रीज़न जो आर है वो गलत होगा, क्योंकि वो तो बस अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने अफगानिस्तान की ओर कूच किया था। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। कथन एक, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। तो ए सही है। आर है, उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो विदेशी आक्रमण का भय नहीं था, बल्कि उनके जो वज़ीर थे नजीब खान रोहिला, उनके डर से वो अपनी राजधानी से दूर रहे थे प्रारंभिक वर्ष में। सलुवा नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। ये सही है। वे राज्य को और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे। तो आर गलत है, उन्होंने राजवंशी पदवी ग्रहण की थी। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। हाँ, तो मुगल के बाद मराठे आए थे। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो मराठों ने नहीं की थी, तो प्राचीन भारत में ही बन गई थी। तो जो ऑप्शन ए सी होगा वही सही होगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान और एक था दौलत खान। इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो एक तो आलम खान और दौलत खान लोदी, इन दोनों के साथ मिलकर बाबर को पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, तो ये उसी के दौरान हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आलम खान और दौलत खान लोदी, इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। मुगल सम्राट जहादार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा ही पराजित हो गए थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। तो ये सही है। और भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभक अमीर खुसरो थे। तो दोनों ही सही है। ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वे चौगान यानी जो पोलो खेल होता है उसकी क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, इन्होंने ही 1206 ईस्वी में उत्तर भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक
क्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो नरसिम्हा सुल्लू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुल्लू वंश का आरंभ किया, तो ये सही है। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुल्लू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती जो उनके अनुज थे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय के जो उत्तरवर्ती थे उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे, तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन जो सी है नासिरुद्दीन मोहम्मद जो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी। तो स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। जो अंतिम शासक थे वो थे नासिरुद्दीन मोहम्मद। अहमदनगर के निज़ामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैन्य यानी सेना का प्रमुख, तो सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। और गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, तो दूसरा सही है। और गुरु अर्जुन देव ने ही सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, तो ऑप्शन जो बी होगा 2 और 3 ये सही होगा। कौन से वृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजकाल के दौरान हुआ? तो वो थे अंकोर वाट मंदिर। जो अंकोर वाट मंदिर है, जो कि अंकोर वाट जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और यह विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत अंकोर वाट मंदिर, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है और इसकी अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। तो ये समकालीन ही थे एक दूसरे के। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में मिली थी। तब जहांगीर राजा थे, तो सूरत में। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो आर गलत होगा लेकिन ए सही है, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन जो सी है कि बहलोल खान लोदी जो कि 1451 से 1489, सिकंदर शाह उसके 1489 से 1517, और फिर इब्राहिम लोदी जो थे वो 1517 से 1526, जो कि पानीपत की फिर प्रथम लड़ाई में 1526 बाबर के द्वारा वो हारे गए इब्राहिम लोदी। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है वो जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर के साथ साथ वो शाहजहाँ के भी समकालीन थे, क्योंकि जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर थे और 1627 से 1657 तक शाहजहाँ थे। तो जहांगीर और शाहजहाँ दोनों के समकालीन थे, लेकिन हमें यहाँ पर शाहजहाँ का नहीं दे रखा, जहांगीर तो जहांगीर ही लिखेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। ऑप्शन बी सही होगा,
शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था ये, और ये एक यात्री थे। अब्दुल हमीद लाहौरी एक यात्री थे, फिर बाद में शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो वो हम्पी में अवस्थित है। हम्पी जो कि विजयनगर की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और इसका निर्माण कृष्णदेवराय द्वारा कराया गया था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय स्थापित किया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में ही है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में, और इसका निर्माण भी कृष्णदेवराय ने करवाया था। सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो प्रसिद्ध मंदिर और राज्य, तो विद्याशंकर कर्नाटक, विद्याशंकर जो मंदिर है वो कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। कंदरिया मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है, और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो जहांगीर। ये ऑप्शन 3 बार आ गया है क्वेश्चन, तो जहांगीर की अनुमति से की थी। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो जो नागार्जुन थे वो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे, वो तो भक्ति काल के पहले के दार्शनिक थे। नागार्जुन भक्ति काल के पहले के दार्शनिक थे, और ये जो माध्यमिक का दर्शन होते उसके प्रणेता थे। भक्ति आंदोलन के तो तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य ये थे। पूर्व मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई? तो बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते थे, और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया था, तो उसको वैष्णव धर्म में का हिस्सा बन गए थे, तभी उनके बौद्ध धर्म में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। तो जो ऑप्शन ए होगा वही सही होगा। सदियों से भारत पे जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ था? नहीं। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, ये सही है। और ध्रुपद जो है आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, केवल 2 और 3। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो जो ऑप्शन डी होगा, तीनों ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हो रहा था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? तो केवल 2, यानी कि गुरु नानक जो है, ये बाबर से इनकी मुलाकात भी हुई थी। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, और ये चर्चा प्रत्येक गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को होती थी, अकबर द्वारा होती थी। इसमें जो भी धार्मिक मुद्दे जो होते थे उस पर चर्चा होती थी। तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ग्राम के जो मुखिया होते थे उनके लिए। निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो दुर्गारा, जो कि वर्तमान क्षेत्र जम्मू है।
भारतीय राज्य दुर्गारा, वर्तमान अभी क्षेत्र जम्मू है, तो ये सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद तो सबसे पहले जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हुआ था प्रयोग 1367 ईस्वी में। तो ये बारूद का प्रयोग तो बाबर ने किया, तो पहला तो गलत होगा। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी, तो ऐसा नहीं है। और इस क्षेत्र में तैमूर यानी कि तिमुरिंद राजवंश स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन जो 3 होगा वो सही होगा। स्थापित तो उनसे पहले ही हो गई थी। और उपमहाद्वीप में बारूद तो जो 1367 में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था उसमें प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में। तो जो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी जो होगा कि केवल 3 वही सही है कि इस क्षेत्र में तैमूरी और तिमुरिंद राजवंश स्थापित हुआ। आज के लिए यही तक। अगली वीडियो में हम आगे से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।